हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम गुप्ता। मैं लाइफ स्टाइल एंड टेक्निकल कोच और आज मैं आपके लिए दो टॉपिक लेके आया हूं, एक टेक्निकल टॉपिक में, एक प्रिंसिपल्स में। तो टेक्निकल टॉपिक में दोस्तों मैं आज कवर करूंगा BSEN 10204 2.1 2.2 3.1 3.2 इंस्पेक्शन। हमारे इंडस्ट्री में ये चारों चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है, उसको मैं कवर करूंगा। और दोस्तों प्रिंसिपल साइड पे आज मैं टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ही कवर करूंगा। और जो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है आउटसोर्स टास्क और डेलीगेशन। तो जैसा कि टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटीज में हमने काफी सारे प्रिंसिपल्स को कवर किया हुआ है, तो आज हम कवर करेंगे आउटसोर्स टास्क और डेलीगेशन को। तो दोस्तों मैं ये आउटसोर्स और डेलीगेशन को समझाने के लिए दो तरीके के एग्जाम्पल लूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं ऐसा लूंगा कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ में आपको कैसे आउटसोर्स एक्टिविटी का यूज करना है और कैसे अपने काम को डेलीगेट करना है। और दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, अगर आप किसी कंपनी को ओन करते हैं तो आपको कब आउटसोर्स करना चाहिए और कब डेलीगेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी एंड एज अ मैनेजर यू हैव लॉट्स ऑफ जॉब। कई बार ऐसा होता है कि इतना सारा काम होता है कि दिन के 24 घंटे भी कम होते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैनेजर का रोल होता है अपने काम को डेलीगेट करना। अपने काम को डेलीगेट करने का मतलब यह है कि आप अपने नीचे नए लीडर डेवलप कीजिए। आपके नीचे बहुत सारे लोग आपके साथ में काम करते हैं, आप उनको काम सिखाइए, आप उनको काम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिसमें उस एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो, क्योंकि उसको वो काम सीखने को मिलेगा जो उसने पहले कभी नहीं किया, और आप उसको हेल्प करके वो काम सिखाएंगे और आपका वो काम हल्का होगा, जिससे आपका मेन फोकस प्रोसेसेस पे, की KPI जो की प्रोसेस इंडिकेटर उस पे होगा। उसके बाद आप कैसे काम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मैनेजर या एक लीडर के दो हाथ होते हैं, बट जो एक बेस्ट लीडर होता है उसके मल्टीपल हाथ होते हैं। मतलब उसके नीचे जो लोग काम करते हैं वो उसको भी यूज करके उतनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंसमेंट कर लेता है या मैग्नीफाई कर लेता है। दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, अगर आप किसी कंपनी में ओन करते हैं या कोई आपकी छोटी कंपनी है, तो जब कंपनी छोटी होती है दोस्तों तो हर एक काम आपको खुद ही करना होता है। हो सकता है क्लीनिंग भी आपको खुद करना पड़े, हो सकता है आपको क्लाइंट से भी बात खुद करना पड़े, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी पड़े और सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको खुद ही करनी पड़े। लेकिन जैसे ही कंपनी एक्सपेंड करती है, आप किसी नए एम्प्लॉय को रखते हो, आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हो। तो ये काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली यही है डेलीगेशन। डेलीगेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो आपकी जगह वो काम करने के लिए, उसको कहते हैं डेलीगेशन। आउटसोर्स क्या होता है दोस्तों, जब आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे के नाम पे, उसको कहते हैं आउटसोर्स एक्टिविटी। सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आउटसोर्स एक्टिविटी के बेनिफिट्स की, तो आउटसोर्स एक्टिविटी का बेनिफिट्स जो है ये आपकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेगा। दूसरा, ये आपके लिए कॉस्ट सेविंग भी होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उस काम को करने के लिए अगर एम्प्लॉय अपने यहां रखते हो तो आपको उसका पूरा मंथली सैलरी होगा, उसके मंथली खर्चे होंगे, सब कुछ आपको खुद ही ओन करना पड़ेगा। जबकि आपको पता है कि इस समय अगर काम ज्यादा है, आपने आउटसोर्स कर दिया, तो आपका जो कॉस्ट सेविंग है वो पोर्शन हाई रहता है। तीसरा, आउटसोर्स करने के बाद जो हेडेक होते हैं वो हेडेक आपके कम होंगे, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है वो आपने आउटसोर्स कर रखा है, और आप आउटसोर्स वाली एक्टिविटी को तभी पे करते हो जब वो आपको डिजायर्ड या एक्सेप्टेबल रिजल्ट देता है, तभी आप उसको पे करते हो। और दोस्तों इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है अपने प्रोसेस को देखने का, रिफाइन करने का, इनहेंसमेंट करने का और मैग्नीफाई करने का। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है वो एक्टिविटी जिसमें आपको स्पेशल
या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, आप उसको आउटसोर्स करिए, क्योंकि आप हाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले एम्प्लॉय को अगर आप हायर करते हो तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आप उस एक्टिविटी को आउटसोर्स कर सकते हो। उसके अलावा कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो रिपीटेशन ऑफ काम है, मतलब एक ऐसा काम जिसमें डाटा एंट्री काइंड ऑफ टास्क है, उसको आप आउटसोर्स कर सकते हो। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टास्क है, जैसे क्लीनिंग है, सिक्योरिटी है, एवरीथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ यू कैन आउटसोर्स। तो दोस्तों, आपको जो एक एक्टिविटी फॉलो करनी है वो आपको केपीआई फॉलो करना है, केपीआई बना देना है आउटसोर्स एक्टिविटी के लिए, उसको मॉनिटर करते रहना है और आपका काम चलता रहेगा। उसके अलावा आउटसोर्स एजेंसी या डेलीगेशन से आपको हमेशा कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, बेस्ट और एक्सेप्टेबल रिजल्ट को ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो डेलीगेशन और आउटसोर्स एक्टिविटी है ये विन विन सिचुएशन की एक्टिविटी है। इसमें जिसको आप डेलीगेट कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट है और जो आप डेलीगेट कर रहे हो आपका भी बेनिफिट है, क्योंकि जैसे ही आप डेलीगेट करते हो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे और आपके नीचे जो काम कर रहा है वो बंदा भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो दोस्तों, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टेक्निकल टॉपिक की तरफ, जो कि DIN EN 10204 मेटालिक प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स। जो इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप होते हैं, उसके लिए BF-EN या DIN EN 10204 को आपको रिफर करना होगा। और स्कोप की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके स्कोप में दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट सप्लाइड टू परचेज in accordance with the requirement of order for the delivery of all metallic product like plate, sheet, casting, bar, forging. This document may also apply non-metallic material. तो दोस्तों, ये जितने भी आपके कास्टिंग है, बार है, फोर्जिंग है, इन सबके जो रिक्वायरमेंट्स है, इन सबका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को ये स्टैंडर्ड कवर करता है। और इसमें 4 डिफरेंट टाइप है दोस्तों, जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स का क्लास समझते हैं। पहला है टाइप 2.1 इंस्पेक्शन, दूसरा है टाइप 2.2 इंस्पेक्शन, टाइप 3.1 इंस्पेक्शन, टाइप 3.2 इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 2 डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला डेफिनेशन है दोस्तों नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन और दूसरा है स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। दोस्तों, जो नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन होता है वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोसीजर के हिसाब से उसने कभी पहले उस कंपोनेंट पे कुछ टेस्टिंग किया होता है और उसके पास उसका रिजल्ट होता है और उसके बाद उस रिजल्ट का यूज वो लॉन्ग टाइम के लिए करता रहता है। इसका मतलब ये है कि नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन वो होता है जो एक्चुअल कंपोनेंट के टेस्ट कूपन या एक्चुअल कंपोनेंट पे वो टेस्टिंग नहीं कर रहा, जबकि पहले कभी उसी सेम फैमिली का टेस्ट कूपन पे उसने रिजल्ट लिया है और वो रिजल्ट अपने पास स्टोर रखा है और उसका मानना है कि वही रिजल्ट रीअकर करता रहेगा। इसका मतलब है नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन वो होता है जिसमें एक्चुअल कंपोनेंट पे वो टेस्ट नहीं करता, पास्ट में कभी टेस्टिंग किया होता है, उस रिजल्ट को यूज करेगा। दूसरा दोस्तों, जो स्पेसिफिक इंस्पेक्शन होता है, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन जो होता है वो डिलीवरी करने के पहले, मतलब जो आप कंपोनेंट या जो टेस्ट कूपन आप डिलीवर करने वाले हो उसको पहले आप टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट आएंगे उन टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से आपको एमटीसी प्रिपेयर करना होगा और वो जो सेगमेंट है वो सेगमेंट आएगा आपका स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंस्पेक्शन 2.1, इंस्पेक्शन टाइप 2.2, इंस्पेक्शन टाइप 3.1 और 3.2 के बारे में। तो दोस्तों, इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक बेसिक डिफरेंस मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के लिए। तो नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन दोस्तों वो होता है जिसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि हम एक्चुअल कंपोनेंट के टेस्ट कूपन या एक्चुअल कंपोनेंट पे कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम डेफिनेशन साइड की बात करते हैं तो टाइप 2.1 इंस्पेक्शन, टाइप 2.2 इंस्पेक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, टाइप 2.1 इंस्पेक्शन में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिक्लेयर करता है डॉक्यूमेंट्स में कि जो वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो
ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, हालांकि उस ऑर्डर के कंपोनेंट पे या पहले पास्ट में कोई टेस्ट रिजल्ट को वो कंप्लाई नहीं बता रहा है, वो सिर्फ कंपोनेंट को कंप्लाई बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट का डॉक्यूमेंट्स है, ये जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। जबकि इसमें स्लाइट डिफरेंस ये है 2.2 में कि वो मैन्युफैक्चरर डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर तो कर रहा है कि जो प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है वो कंप्लायंस करता है रिक्वायरमेंट को जो ऑर्डर की है, बट कंप्लायंस किस चीज का कर रहा है? टेस्ट रिजल्ट का। टेस्ट रिजल्ट मतलब उसने पास्ट में कभी किसी और कंपोनेंट पे सेम सेम फैमिली के कंपोनेंट पे टेस्टिंग किया था पास्ट में और उसको सही रिजल्ट मिला था, तो उस रिजल्ट के एग्जाम्पल को देते हुए, उस रिजल्ट को समझाते हुए वो कंप्लाई कर रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट उसको मीट कर रहा है। दोस्तों अब अगर मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट कंटेंट टाइप की, तो 2.1 में दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देता है, जबकि 2.2 इंस्पेक्शन में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस तो देता ही है, साथ में जो उसको नॉन स्पेसिफिक टेस्ट रिजल्ट है जो उसने पहले कभी किए हुए हैं उस टेस्ट रिजल्ट को भी इंडिकेट करता है वो कंप्लायंस रिपोर्ट में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि डेजिग्नेशन ऑफ डॉक्स टाइप, तो डेजिग्नेशन ऑफ डॉक्स टाइप में 2.1 इंस्पेक्शन में डिक्लेरेशन होता है कंप्लायंस विद द ऑर्डर, जबकि 2.2 इंस्पेक्शन में टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर। डॉक्यूमेंट वैलिडेट कौन करता है? दोनों ही केस में मैन्युफैक्चरर डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंस्पेक्शन टाइप 3.1, इंस्पेक्शन टाइप 3.2 के बारे में। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोस्तों 3.1 में डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर इशू करता है और वो डिक्लेयर करता है कि जो वो कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है वो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है, रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, और उसने उस सेम लॉट पे जो वो सप्लाई कर रहा है उसी पे टेस्टिंग किया हुआ है और उसी के टेस्ट रिजल्ट को वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिडेटेड है मैन्युफैक्चरर के ऑथराइज इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अलावा जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है उसके एक ऑथराइज पर्सन ने इसको वैलिडेट किया हुआ है। वैलिडेट करने के बाद इस टेस्ट रिजल्ट को 3.1 MTC पे इंडिकेट किया हुआ है। जबकि दोस्तों अगर हम 3.2 इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इसका डॉक्यूमेंट्स जो बनाया होता है वो मैन्युफैक्चरर के ऑथराइज इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया हुआ है जो कि इंडिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से। उसके अलावा परचेजर का ऑथराइज इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, परचेजर कौन है? उसका क्लाइंट, क्लाइंट का ऑथराइज इंस्पेक्शन का डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर, या उसने किसी इंस्पेक्टर को ऑथराइज किया है या डेजिग्नेट किया है जो कि कोई थर्ड पार्टी से है। ये दोनों लोग मिलके उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद उसमें जो भी टेस्ट रिजल्ट है उस टेस्ट रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं उस रिपोर्ट में, और ये डिक्लेयर करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो टेस्ट रिजल्ट है, इस कंपोनेंट को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैन्युफैक्चरर जो भी टेस्ट रिजल्ट में ट्रांसफर करता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल किसी और सप्लायर के यहाँ से आया होता है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर उसकी रिक्वायरमेंट को ट्रांसफर कर सकता है, बट उसको ये ध्यान रखना है 3.1 MTC में ट्रांसफर कर सकता है, बट उसको ये ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा और कंपोनेंट होगा उसकी ट्रेसिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। सिमिलर बेसिस पे 3.2 डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल के टेस्ट रिजल्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट ये इंश्योर करना होगा कि ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ और की पॉइंट है दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे जो भी 3.1 इंस्पेक्शन में डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिडेट होंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के, और जो भी इसको वैलिडेट करेगा उसका नाम और उसकी पोजीशन ये एमटीसी में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पोजीशन नहीं लिखी होगी दोस्तों तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से है या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले वाले क्लॉज में कि जो मैन्युफैक्चरिंग का रिप्रेजेंटेटिव है, इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से सेपरेट होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ प्रूफ होगी। दूसरा दोस्तों, रिटेंशन और ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे या पेपर फॉर्म दोनों तरीके से आप रख सकते हैं। यही सेम पैरामीटर दोस्तों 3.2 इंस्पेक्शन के लिए भी है। दोस्तों आज मैंने आपके लिए इंस्पेक्शन के जो अलग अलग टाइप है, टाइप 2.1, 2.2, 3.1 और 3.2 उनको कवर किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है इसके बीच के जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुए होंगे। मैं आगे टेक्निकल टॉपिक आपके लिए बनाता रहूंगा, नए नए प्रिंसिपल लेके आता रहूंगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज करें। और मेरा जो ये वीडियो है वो एक नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया है, इसका कोई चैरिटेबल प्रोसेस के लिए है, इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें जिससे वो इसका बेनिफिट ले सकें। और आप मुझे लिंक्डइन में भी, फेसबुक में भी, टेलीग्राम में भी और यूट्यूब में भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।